नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल, और भूगोल के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे। और ये पीटी स्पेशल यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष है। और ये लेक्चर देखें तो बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। और ये लेक्चर जो है उपयोगी हो सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए यानी आर एग्जाम 2023 के लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, आरपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा की परीक्षाओं के लिए, शैक्षिक परीक्षाओं के लिए, टीचर भर्ती के लिए भी अंकति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा यूपीपीएससी द्वारा आयोजित पेट के लिए भी ये अंकति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ज्योग्राफी का, जिसके अंतर्गत हम इंडियन ज्योग्राफी की देखेंगे। यानी इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें तो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है इसके इंडेक्स में ये पहली टॉपिक है। इसके जो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं यानी 11 टॉपिक है, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके बाद जो इंडियन ज्योग्राफी आती है, इंडियन ज्योग्राफी में देखें तो 10 टॉपिक यहाँ पर भी है। इसके बाद PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा ज्योग्राफी पर होगा, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों शामिल होगी। स्पेशली यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीटी में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पर लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देखते रहें, चैनल को लगातार देखते रहें। इसमें ध्यान दें कि जो यह नोट्स है बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। इस नोट्स पर आधारित जो हिस्ट्री के भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मिडिल इंडियन हिस्ट्री पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप चैनल को सर्च करके यानी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इस चैनल पर जा करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर इसके महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं, यानी पूर्व के लेक्चर में सब जानकारी दी जा चुकी है। पूर्व का लेक्चर जो था वह देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी और जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर आधारित है। उसके जो है यानी प्रीवियस लेक्चर को जो नोट्स है उसको देख लेते हैं। यह देखें तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश जनसंख्या 2020 के तहत दिया गया। हालांकि 2024 में जो है भारत प्रथम स्थान पर चुका है, चीन दूसरे स्थान पर है, तो जनसंख्या को देखा जा सकता है। इसके अलावा देखें विश्व की प्रमुख भाषाएं, इसमें देखें तो चीनी मंदारिन पहले स्थान पर, अंग्रेजी दूसरे, हिंदी जो अपनी भाषा है वो यानी जो भारत राष्ट्र की भाषा है हिंदी, ये देखें 490 मिलियन लोग बोलते हैं, तीसरे स्थान पर है। इसके बाद HDI, हालांकि HDI 2023 जारी कर दिया गया है, उस हिसाब से इसको देखें। HDI जो है इसमें महत्वपूर्ण जानकारी कि पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब हक द्वारा इसको विकसित किया गया था। इसमें भारतीय अर्थशास्त्री अमर सेन भी शामिल थे, और इसके लिए जो सूचकांक लाया गया था 1990 में, इसमें जो यानी इस सूचकांक में जो आधारित है किस पर, सूचकांक प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ यानी प्रति व्यक्ति आय है, जीवन की प्रत्याशा और शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधा में जो सूचकांकों को रखा गया है HDI में। तो इसको करंट में अपडेट कर दिया गया है, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा देखें विश्व के प्रमुख संप्रदाय में तो सबसे पहले धर्म ईसाई है, इसके बाद इस्लाम है, इसके बाद हिंदू धर्म है, इसके बाद बौद्ध, इसके बाद सिख धर्म। ये जनसंख्या के हिसाब से जिसमें वर्तमान विश्व की वर्तमान जनसंख्या 7 अरब से अधिक हो चुकी है। तो सारी जानकारी जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत है। इसके बाद ये जानकारी हम दे चुके हैं। इसके अंतर्गत विश्व की प्रमुख जनजातियों को देखा जा सकता है, जिसमें देखें एग्जाम दृष्टिकोण से उसमें कालाहारी पाया जाता है, एग्जाम पूछता है तो उसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद रेड इंडियन अवकाश जो उत्तरी अमेरिका इक्वाडोर में पाए जाते हैं। खिरगिज भी कई बार एग्जाम पूछा है, मध्य एशिया स्टेपी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिद्दा भी कई बार पूछा है, श्रीलंका की जनजाति है। बद्दू देखें तो अरब की यह जनजाति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये सारी जनजातियों को आप देख सकते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। इसके बाद पिग्मी देखें तो यह जारे बेसिन में है, मसाई जो पूर्वी अफ्रीका में, सारे पूछे जा चुके हैं पूर्व के एग्जाम में। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं जो 21वीं जनजाति है, यह देखें तो पूछे है, ये भी अक्सर पूछा है, कनाडा, ग्रीनलैंड और टुंड्रा में पाई जाती है। तो इन सबों को आप देख सकते हैं जो एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसमें देखें तो यह है यानी ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल के अंतर्गत मानव की उत्पत्ति। इसके बाद मानव के जो प्रकार हैं, यानी यहाँ पर देख सकते हैं मानव कितने प्रकार के हैं। वर्तमान मानव होमोसेपियंस किस प्रकार से बना है, और मानव की पहचान के रूप में त्वचा का रंग और बालों के प्रकार से किस प्रकार की प्रजाति पहचानी जाती है, इसको भी देखा जा सकता है। इसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत ये सारी जानकारी हमने देख लिया है। इसमें जो है जो ये देखें चांदी, सोना, हीरा, कोबाल्ट, निकल इत्यादि कहाँ पाए जाते हैं, टीन, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता
अब्रक और विश्व के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों को कॉपर इत्यादि को देखा जा सकता है। इसके बाद इसके प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र खनिज के अंतर्गत हमें सारी जानकारी दे चुके हैं। विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र, इसके बाद जो लौह अयस्क है खनिजों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने देखा 4 प्रकार के लौह अयस्क हैं। इसके बाद ये सारी जानकारी देखी जा सकती है। मत्स्य उत्पादन और मत्स्य विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र को इसमें देखा जाता है जूट, तंबाकू और इसके बाद देखें गन्ना के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को हम इसमें कवर कर सकते हैं। गन्ना को देखें कहाँ पर ये ज़्यादा होता है। इसके बाद देखें कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र को देख, चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को इसमें देख सकते हैं। इसके बाद रबड़ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को देख सकते हैं। कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इसमें शामिल कर लिए गए हैं। मक्का के उत्पादक क्षेत्र जौ, राई और कपास इत्यादि को देखा जा सकता है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं गेहूँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र और गेहूँ के लिए भौगोलिक जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए। चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं और भौगोलिक जलवायु क्या है, और इसके बाद चावल की किस्में कौन कौन से। इसके बाद पारंपरिक कृषि के विशेष प्रकार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत विलीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, हार्टिकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलेरीकल्चर को हमने विस्तार समझ लिया। इसके बाद वाणिज्यिक कृषि, रोपण या बागवानी, मिश्रित कृषि, विशिष्ट उद्यान कृषि, और जो कृषि है यानी कृषि के जो है देश के आधार पर जो स्थानांतरित कृषि है यानी स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, किस देश में किस नाम से जाना जाता है, इसको हमने देख लिया है पूर्व लेक्चर में, इसको आप देख सकते हैं। और इस पर देखें तो ये कृषि जो है यानी यह विश्व का आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ये सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में दी जा चुकी है। तो ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए अब सीधे लौटते हैं टॉपिक पर, जिसमें भारत का भूगोल। इसमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ते हैं, इसके नोट्स पर ही हम चलते हैं, इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो देखें भारत का भूगोल, इसका सामान्य परिचय यानी कॉमन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी को समझ लेते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, स्पेशली यूपीपीएससी द्वारा आयोजित RO एग्जाम 2023 के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं, कॉमन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। इसमें देखें भारत विश्व में क्षेत्रफल यानी 2.43% की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। वहीं जनसंख्या में चीन के बाद दूसरा स्थान है। हालांकि इसको अपडेट कर दें तो जनसंख्या में जो चीन के बाद दूसरा नहीं बल्कि चीन दूसरे स्थान पर आ गया है। 2024 में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के डाटा के हिसाब से भारत पहले स्थान पर आ चुका है। हालांकि अभी देखें तो आज़ादी के बाद की 8वीं और ओवरऑल जो है 16वीं सेंसस कराने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई, जिसका प्रकाशन 2027 में किए जाने की संभावना है। अभी इसकी जो है आधिकारिक घोषणा जो है प्रकाशित किया विज्ञप्ति के माध्यम से भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया है सेंसस 2027 के लिए। और भारत विश्व में हमने क्षेत्रफल के हिसाब से देखा कि भारत जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% क्षेत्रफल रखता है और यह 7वां सबसे बड़ा देश है भारत से बड़े देश को देख लें, जो विश्व में भारत से बड़े देश हैं उसमें कौन से हैं। तो पहले स्थान पर जो है रसिया है, दूसरे स्थान पर जो है वह कनाडा है, तीसरे स्थान पर चाइना है, चौथे स्थान पर यूएसए है, 5वें स्थान पर ब्राज़ील है, 6वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, 7वें स्थान पर अपना देश भारत है और 8वें स्थान पर अर्जेंटीना है। इस जो ये क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश हैं विश्व के। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरी वर्तमान में कितने 8 हैं और 28 जो राज्य। अभी नवीनतम देखें जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं उसमें 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया। और जो है दमन और दीव दादरा नगर हवेली को संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य हैं वर्तमान में। भारत के क्षेत्रफल को देख लें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग किलोमीटर है। विश्व का 2.42 यानी अभी हमने देखा 4.43% या 2.43% या इसको 2.4% विश्व के क्षेत्रफल का, जबकि यहाँ संपूर्ण विश्व की आबादी 17.5% निवास करती है। सेंसस 2011 के हिसाब से है, सेंसस 2011 के हिसाब से जो है यहाँ संपूर्ण विश्व की आबादी कितनी निवास करती है भारत में 17.5%, 17.5% निवास करती है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, यानी इसमें देखें यह नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है। तो इसमें भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण तक कितना है 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर है। तथा पूर्व से पश्चिम यानी ई वाला भाग जो है पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, यानी उत्तर से दक्षिण वाली जो है विस्तार है भारत का ज़्यादा अपेक्षा पूर्व से पश्चिम का। कितना ज़्यादा है इसको हम देख सकते हैं। 3214 में से यदि हम इसको घटा दें 2933 को तो यहाँ 1 बचेगा, 11 8 बचेगा और 11
यहाँ 2 बचेगा, यानी 281 किलोमीटर ज़्यादा है विस्तार उत्तर से दक्षिण का अपेक्षा पूर्व से पश्चिम के। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की संख्या 6,40,932 है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार देखें, भारत उत्तरी अक्षांश में है तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है भारत का उत्तरी अक्षांश में विस्तार है, जो उत्तरी गोलार्ध में भारत है। और इसका देशांतरी विस्तार देखें जो कि पूर्वी देशांतर में भारत है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है भारत का जो है देशांतरी विस्तार है, जो भारत के पूर्वी देशांतर में स्थित है। और इसका अक्षांशीय विस्तार में देख लें उत्तरी अक्षांश में, दोनों में अंतर यहाँ से देख लें तो यदि घटा देंगे तो इसमें भी 29 डिग्री का लगभग अंतर आएगा, इसमें भी घटा दें देशांतरी विस्तार में तो इसमें भी 29 डिग्री का अंतर आएगा। यदि प्रथम अंक दोनों का आपको याद है तो 29 जोड़कर आप नियर अबाउट उसके पास पहुँच सकते हैं कि इतना विस्तार है अक्षांश का और देशांतर का। इसके बाद संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लें तो इसमें 2 डिग्री का और वृद्धि हो जाती है, यानी संपूर्ण भारत का मतलब इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी हम शामिल कर लें तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45, यानी इसमें 2 डिग्री की और इसमें वृद्धि हो जाएगी। यानी ऊपर देखें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट था, ये 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी और ज़्यादा विस्तार हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, यानी इसमें वृद्धि हो जाएगी। वैसे संख्या के हिसाब से कमी हो रही है लेकिन विस्तार के रूप में वृद्धि हो जाएगा। उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ, ऊपरी भाग इसका वहीं बना रहेगा। भारत का विस्तार उष्ण से उपोष्ण दोनों कटिबंधों में, यानी भारत का विस्तार कहाँ पर है, उष्ण कटिबंध तो उपोष्ण कटिबंध दोनों में। ये दोनों कटिबंध वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते समय हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है, अब इसको जाकर के वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर में इसको विस्तार समझ सकते हैं। यहाँ पर इसको ध्यान दें कि विस्तार उष्ण कटिबंध का मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री नॉर्थ में, यानी अक्षांश में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो होगा उष्ण कटिबंध होगा। उपोष्ण कटिबंध जो है वह आपका 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 45 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है उपोष्ण कटिबंध होता है। तो ये सारी जानकारी हम दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इन दोनों की हमने चर्चा कर लिया स्टार्ट के रूप में। आगे इसके नोट्स के माध्यम से देखें तो यह है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती। कर्क रेखा का मतलब यह ध्यान दें कि जो यदि यह पृथ्वी हमारी पृथ्वी है तो इसके बीचों बीच से 0 डिग्री अक्षांश की रेखा गुजरती है, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसके 3 नाम है, एक भूमध्य रेखा जो भूमि को बीचों बीच से बांटती है, या 0 अक्षांश की रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं इसको। इसके ऊपर यानी उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की जो रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और इससे नीचे दक्षिण गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की रेखा उसे मकर रेखा कहते हैं। तो ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। एग्जाम के दृष्टिकोण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 8 राज्यों कौन कौन से हैं, एग्जाम अक्सर पूछता है। तो इसमें गुजरात है जो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, गुजरात है, और भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य अरुणाचल प्रदेश है। दोनों के समय में जो अंतर है लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, अर्थात भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है यानी सूर्य उगता है वो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है यानी सूर्य उगते हैं, और सबसे लास्ट में भारत में देखें जो सूर्य उदय होता है वो गुजरात में होता है। दोनों के समय में देखें यानी जब सूर्योदय आपका होगा अरुणाचल प्रदेश में उसके 2 घंटा बाद जो है गुजरात में सूर्योदय होगा, और उसी क्रम में देखें तो सूर्यास्त भी सबसे लास्ट में होगा गुजरात में, और सबसे पहले सूर्यास्त जो अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें पहला देखें सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है वहाँ, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारतीय मानक समय 82.5 यानी 82 सही 1/2 डिग्री जो है, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। यानी अपने प्रयागराज के जो नैनी है वहाँ से करिए है पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। 82.5 डिग्री की रेखा, इसको याद रखना है। इसके बाद इसमें देखें तो भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है वो हमने देखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से, और भारतीय मानक समय की जो ये रेखा 82.5 डिग्री की पूरी देशांतर रेखा यह 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य अपना उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ये देखें प्रयागराज के नैनी से होकर गुजर रही है, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में समझ लिया, और पश्चिमी राज्य गुजरात है। उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। राज्य में कह रहा है क्योंकि इससे पहले देखें तो जम्मू कश्मीर था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने के बाद सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया, HP हो गया, याद रखना है इसको।
जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद एवं दक्षिण राज्य तमिलनाडु है। भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में है। भारत का सुदूरतम दक्षिणी पॉइंट क्या है? दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इसके बाद देखें ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार, अंडमान में नहीं बल्कि निकोबार द्वीप में स्थित है। सुदूरतम उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। भारत के निकटतम सीमावर्ती देश देखें, यानी भारत के निकटतम जो सीमावर्ती देश या पड़ोसी देश कह सकते हैं जो सीमा साझा करते हैं भारत के साथ, उसमें देखें पाकिस्तान है जो कि 14 अगस्त 1947 पूर्व भारत का ही अंग था। इसके बाद अफगानिस्तान है, ये अखंड भारत में ये भी शामिल था। चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव, श्रीलंका और सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ भारत बनाता है। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर भारत के निकटवर्ती सीमावर्ती देश को देख सकते हैं जो क्रमशः कितने देशों को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 9 जो है भारत के साथ जो है निकटवर्ती सीमा या सीमा साझा करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं 9 देश से। देखें तो 7 जो देश हैं भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी इसमें से 7 स्थलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन स्थलीय सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान बनाता है, अफगानिस्तान बनाता है, चीन बनाता है, नेपाल बनाता है, भूटान बनाता है, म्यांमार बनाता है, बांग्लादेश बनाता है। जबकि इसमें मालदीव और जो श्रीलंका है यह भारत का असली सीमा नहीं बल्कि जलीय सीमा बनाते हैं। इसमें 7 जो हमने देखा कि जो स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 इसके साथ जलीय सीमा बनाते हैं। जलीय सीमा जो है मालदीव और श्रीलंका है। इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि चाइना यानी चीन जो है, यानी इसमें चीन जो है यह भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और नेपाल भी जो देखें तो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा जो है नेपाल भी बनाता है। और इसके बाद बांग्लादेश भी जो है यह भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और बांग्लादेश की सीमा इसमें सबसे लंबी है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो नोट्स है उसी को इसमें कवर करते हैं, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। इसमें देखें भारत के स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा देखें तो उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर में जो स्थलीय सीमा बनाता है उत्तर में चीन व नेपाल के साथ भारत बनाता है। उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान के साथ है। सबसे छोटी सीमा भारत के जो अफगानिस्तान के साथ ही है। पश्चिम में पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ तथा उत्तर पूर्व में भूटान से भारत की सीमा बनती है। पड़ोसी देशों सटे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी पड़ोसी जो देश हैं, यानी 7 जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं उनके साथ देखें जो कौन से भारतीय राज्य जुड़े हुए हैं तो देखें पाकिस्तान के साथ हमने देखा पाकिस्तान से जो है 4 भारतीय राज्य जुड़े हुए हैं, यानी इन 4 राज्यों को देखा जा सकता है। अफगानिस्तान से सबसे कम है, ये जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ है जो कि डूरन रेखा से भारत और अफगानिस्तान जो है एक दूसरे से अलग हैं। इसके बाद चीन के साथ देखें तो 5 भारत के प्रदेश जो हैं यह इसके साथ सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ देखें तो यह भी 5 जो भारत के राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं और सबसे लंबी सीमा इसी के साथ है। इसके बाद म्यांमार के साथ देखें तो म्यांमार के साथ जो है 4 जो भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ देखें तो ये 5 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ देखें तो भूटान के साथ भी 4 जो भारतीय राज्य है वह सीमा बनाते हैं या सीमा साझा करते हैं। नोट इसका समझ लेते हैं तो मालदीव और श्रीलंका से भारत की जलीय सीमा मिलती है, यानी जलीय सीमा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। इसके बाद चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है, यानी पूछता है मैकमोहन रेखा किसके बीच है तो भारत और चीन के बीच है, जबकि रेड क्लिफ क्या भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरन रेखा अफगानिस्तान से भारत को अलग करती है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच जलीय विभाजन रेखा है, यानी ये जो है पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? जलीय विभाजन रेखा का काम करती है। इसमें कुछ जानकारी नोट कर लें। जैसे सबसे भारत की जो जो स्थलीय सीमा बनाता है वो बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक जो स्थलीय सीमा बनता है। इसमें देखें त्रिपुरा जो है ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक तरफ से केवल भारत की मुख्य भूमि के साथ है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ था। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा बनती है उसको शून्य रेखा कहते हैं। इन त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा कहते हैं, 0 लाइन कहते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जोड़ते हैं तो देखें भारत के कुल 17 राज्य यानी 28 राज्य जो अभी देखा हमने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में वर्तमान में है। यानी यहाँ देख सकते हैं कि जो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के जो 17 राज्य हैं यानी
भारत के जो 17 राज्य हैं वो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, यानी 17 राज्य जो हैं पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की स्थल एवं जल दोनों सीमा से लगे राज्य 3 हैं, यानी 3 भारत के ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ जल और स्थल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। तो 3 ऐसे कौन हैं? एक तो बांग्लादेश है, दूसरा जो म्यांमार है, तीसरा देखें तो वो पाकिस्तान है। इसमें बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा है। इसकी लंबाई को यदि हम देखना चाहें, जिसके 5 राज्यों को हम देख सकते हैं, तो सर्वाधिक लंबाई बांग्लादेश की, और इसकी लंबाई जो है किलोमीटर में देखें तो 4096.7 किलोमीटर जो लंबा है वो भारत का बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा देखें तो चीन के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा बनती है और यह 3488 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान जो है यह भारत के साथ सीमा साझा करता है, यानी पाकिस्तान की लंबाई देखें भारत के साथ क्या है, तो यह 3323 किलोमीटर है। इसके बाद नेपाल आता है, चौथा सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, वो चौथे स्थान पर जो है नेपाल है। नेपाल की देखें भारत से सीमा साझा जो करता है 1751 किलोमीटर लंबाई सीधा साझा करता है। इसके बाद म्यांमार साझा करता है, यानी 5वां जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है म्यांमार है 1643 किलोमीटर। इसके बाद भूटान, याद रखना है कि भूटान की जो सीमा है वो 7वां है, छठा सबसे बड़ा देश भूटान है जो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 4 राज्य हैं। इसके बाद सबसे छोटी सीमा जो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा जो भारत बनाता है वो अफगानिस्तान के साथ बनाता है। कुल सीमा की लंबाई देख लें, यानी भारत की जो सीमा रेखा है इन 7 राज्यों से देखें तो 15,106 किलो, यानी 15,106.7 किलोमीटर जो है लंबी भारत की 7 राज्यों जिसकी देखें तो वो स्थलीय सीमा बनाता है। और भारत की स्थल सीमा यानी भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबद्ध देश भी देखें तो 7 हैं। हालांकि यहाँ पर जो हमने देखा कि ये जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से देखें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से देखें तो जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबद्ध जो देश हैं वो 7 हैं भारत के साथ, जिसमें हम देखें तो पाकिस्तान भी है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, तुमने देख लिया। इसके बाद थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ भी भारत जलीय सीमा साझा करता है, जो कि अंडमान निकोबार के साथ इसकी भारत की जो है इंडोनेशिया और थाईलैंड सीमा साझा करते हैं, यानी समुद्री सीमा या जलीय सीमा साझा करते हैं। इसके बाद इसमें देख लें तो यह है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई, यानी भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है, यह है 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई। इसके तटीय भाग की लंबाई देख लें, यानी इसकी तट रेखा जो लंबाई वो 7,516.5 किलोमीटर है, यानी तटीय रेखा की लंबाई। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई यदि हम करेंगे तो ये कुछ कम हो जाएगी, यानी परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की, जबकि संपूर्ण भूमि करेंगे तो ये वृद्धि हो जाएगी इसमें, यानी 7516.5 किलोमीटर होगा। इसमें जोड़ लें तो भारत के 9 राज्य तटरेखा के साथ लगे हैं, यानी भारत के 9 राज्य जो हैं वो तटरेखा के साथ लगे हैं। एग्जाम में अक्सर पूछता है कि भारत के कितने राज्य तटरेखा के साथ लगे हुए हैं, तो 9 राज्य हैं। और इसमें देखें सर्वाधिक तटरेखा जो है राज्यों में गुजरात है, राज्यों में सर्वाधिक तटरेखा गुजरात की है, पहले स्थान पर गुजरात है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा यानी इसकी तटरेखा गुजरात क्या है, 1663 किलोमीटर है। इसके बाद महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है, यानी कुल 9 जो भारतीय राज्यों तटरेखा से लगे हुए हैं। तो ये राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा हमने देखा गुजरात की थी, लेकिन यदि हम सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को ऐड कर लें, जिसमें हमने देखा कि जो 28 जो है राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 36 स्टेट यूनियन टेरिटरी में देखें सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की हो जाएगी। तब अंडमान निकोबार की जो तटरेखा है वह 1662 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर गुजरात आएगा जिसकी तटरेखा 1600 किलोमीटर है। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आएगा जिसकी तटरेखा 970 किलोमीटर। इसके बाद तमिलनाडु 907 किलोमीटर। इसके बाद महाराष्ट्र 720 किलोमीटर तटरेखा के साथ है। 5वें स्थान पर महाराष्ट्र है। और भारत में हमने देख लिया था कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी इसको यहाँ समझ लें, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 5 राज्यों को देख लें जो क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं। तो पहले स्थान पर राजस्थान है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया के हिसाब से, एरिया में देखें तो सबसे बड़ा राज्य भारत का जो राजस्थान है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है, यानी यूपी है।
यानी यूपी का क्षेत्रफल देखें, आगे यूपी का ही हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं यानी भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत यूपी स्पेशल को हम यदि कवर करना चाहें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। जबकि राजस्थान जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है भारत का, उसका क्षेत्रफल देखें तो आपका 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। या यूँ कहें कि राजस्थान का 10 गुना बड़ा जो है भारत का क्षेत्रफल है, क्योंकि ये देखें 32 लाख है और 3,42,000 के आसपास जो है वो 3,42,000 के आसपास राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो उसका 10 गुना कर देंगे तो भारत का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी 10 जो है 10 भागों में यदि भारत को हम बांट दें तो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। यानी 10 जो है भारत में 10 राजस्थान बनाए जा सकते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जो क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर था। कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी इसमें ऐड कर लेते हैं। देखें एग्जाम दृष्टिकोण से तो ये ध्यान रखें कि जाफना जो तमिल बहुल क्षेत्र से श्रीलंका से एलिफेंटे दर्रे द्वारा जुड़ा है। भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलयार मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा जिसे आदम का पुल कहा जाता है, आदम ब्रिज कहा जाता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू यानी बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर में से गिलगित को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है यानी 5624 मीटर। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इसके बाद ध्यान दें पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। यानी 7 सिस्टर जो राज्य हैं, याद रखें कि ये जो बांग्लादेश से देखें 7 सिस्टर में बांग्लादेश के साथ कौन कौन से मिलते हैं तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल मिलता है। जबकि बांग्लादेश के साथ नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम नहीं मिलते हैं। यानी इसमें देखें क्या मिलते हैं, 5 तो मिलते हैं, जिसमें मिजोरम सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ है। हमने देखा यह जो है 4,096.7 किलोमीटर है। इसके 5 भारत के राज्य हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हैं। तो इसमें 7 सिस्टर में बांग्लादेश नहीं आता है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल नहीं आता है। तो इसके देखें 4 जो है यहाँ 4 जो है यह बांग्लादेश के साथ मिलते हैं और 4 इसमें नहीं शामिल हैं। 4 कौन से बांग्लादेश सीमा नहीं बनाते हैं तो उसमें नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। 7 सिस्टर के अंतर्गत सिक्किम भी नहीं है क्योंकि 8वां ये हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में, यानी ध्यान दें कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व म्यांमार से, पूर्व में किससे मिलती है, म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। और 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा, इसको हमने समझ लिया था पूर्व में है। चलिए अब जल्दी से इसमें भारत के भौगोलिक विशेषताओं को समझ लेते हैं। यानी इसमें थोड़ा सा विस्तार करने के लिए एक्स्ट्रा हमने एग्जाम दृष्टिकोण से जोड़ दिया। हालांकि इसके नोट्स पर ही हम कवर करते हैं, इसके नोट्स ही पर्याप्त हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें चलते हैं, भारत की भौगोलिक विशेषता को समझ लेते हैं। इसमें तो भारत की भौगोलिक विशेषता क्या है, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत बलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। यानी हिमालय पर्वत क्या है, बलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। बलित पर्वत क्या होता है, इसको हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में विस्तार समझ लिया। आप इसके लेक्चर में जाकर सारी जानकारी देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ ऐड कर ही लेते हैं क्योंकि देखें बलित पर्वत जो यानी इसके फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत, याद रखना है, बलित पर्वत को लहरदार पर्वत भी कहते हैं, जिन पर असंख्य अपनीतियाँ और अभिनीतियाँ होती हैं। जैसे हिमालय बलित पर्वत है, इसके बाद आल्पस है, यूराल है, राकेज है, एंटीज है इत्यादि देखें तो यह जो है बलित पर्वत को उदाहरण है। हिमालय तो अपने देश भारत के जो है शीर्ष पर, जैसे सिरमौर है भारत की, जो देखें तो यह प्राकृतिक सुंदरता को बनाने में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत अति महत्वपूर्ण है प्राचीन काल से। आल्पस देखें तो यह यूरोप में, यूराल भी यूरोप में, राकेश देखें तो उत्तरी अमेरिका में, एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में है। ये सारे बलित पर्वत के उदाहरण है। बलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक्स, इसको भी हमने विस्तार से समझ लिया है। आप इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट में जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। आगे देखते हैं तो हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में यानी सबसे कम चौड़ाई जो है हिमालय कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, यानी 150 किलोमीटर तक है। और सर्वाधिक चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर तक है, ये जम्मू कश्मीर में है, याद रखना है इसको। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। इसमें ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, यानी ट्रांस हिमालय को तिब्बत का क्षेत्र कहते हैं। बृहद हिमालय महान हिमालय के नाम जाना जाता है। लघु हिमालय मध्य हिमालय के नाम जाता है। और शिवालिक सबसे नवीन भाग इसका शिवालिक है। चलिए सारे पार्ट को हमें देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय को देख लेते हैं।
ट्रांस हिमालय देखें तो इसको पार हिमालय कहते हैं कि अंतर्गत हिमालय के उत्तर में लद्दाख में स्थित 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। यानी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है 3 पर्वत श्रेणियां शामिल हैं, जिसको पार हिमालय भी कहते हैं। और ये लद्दाख है, भारत के लद्दाख में। इसमें काराकोरम पर्वत श्रेणी शामिल है, लद्दाख पर्वत श्रेणी शामिल और जास्कर पर्वत श्रेणी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हैं। यही कारक देखें तो K2 या गार्डविन ऑस्ट्रिन, यानी K2 या इसको गार्डविन ऑस्ट्रिन के नाम से जानते हैं। और इसकी ऊंचाई देखें 8,611 मीटर है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, तब भारत की भी सर्वोच्च चोटी है, यानी भारत की भी सर्वोच्च चोटी। और काराकोरम की सर्वोच्च चोटी यही K2 है, जिसको गार्डविन ऑस्ट्रिन कहते हैं। और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर, यानी 8.5 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है। यानी किलोमीटर में 8.5 किलोमीटर होगा और मीटर में 8,611 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। यानी ट्रांस हिमालय का निर्माण क्या है, हिमालय से पूर्व हो चुका था। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। सियाचिन जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ग्लेशियर है, सियाचिन 76.44 किलोमीटर में, याद रखना किलोमीटर में है, 76.44 किलोमीटर। हिस्पर जो है 61 किलोमीटर है, बियाफो 60 किलोमीटर और बल्टोरा जो 58 किलोमीटर। ये जो है काराकोरम पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसके बाद तिब्बत में काराकोरम को कैलाश श्रेणी कहते हैं। यानी तिब्बत में जो है काराकोरम को क्या कहते हैं, कैलाश श्रेणी कहते हैं। ऐतिहासिक काल से देखें तो जो कैलाश पर्वत था, या देखें तो भगवान शिव का निवास स्थान था, जिस पर वो कैलाश पर्वत और भगवान शिव जो है निवास, यानी भोले शंकर जो निवास करते थे या रहते थे। तो उसमें तिब्बत में काराकोरम पर्वत को कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर राकापोशी शिखर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राकापोशी शिखर कहाँ पर है, लद्दाख पर्वत श्रेणी पर है। लद्दाख पर्वत श्रेणी उत्तर में श्योक नदी, यानी याद रखना है लद्दाख पर्वत श्रेणी उत्तर में श्योक नदी तथा दक्षिण में सिंधु नदी के बीच में स्थित है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी जो है कहाँ प्रवाहित होती है, तो ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी कहाँ, लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यानी सिंधु नदी के दाहिने, यानी सिंधु नदी यहाँ देखें तो जो है मानसरोवर, जो कैलाश मानसरोवर है, वहाँ से निकलती हैं सिंधु नदी, तो यहाँ से प्रवाहित हो रही हैं। तो इस प्रकार से देखें, यहाँ से चूँकि चल रही हैं, तो यह यदि हम देखें ये दाहिने हो जाएगा और ये बायां होगा, ये बायां पार्ट होगा, जाकर अरब साहब मिली हैं। तो लद्दाख की राजधानी जो लेह सिंधु के दाहिने तट पर है, तो इधर होंगी, यानी ऊपर होंगी। यानी सिंधु नदी जो है इस प्रकार से देखें तो यानी जो यह लेह जो है सिंधु नदी के जो ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा, अर्थात दाहिने तट पर स्थित है, क्योंकि प्रवाह इस दिशा में हो रहा है सिंधु नदी का। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। तो यह है कि इसके बाद जो है दूसरा जो पार्ट आता है, ट्रांस हिमालय को हमने विस्तार समझ लिया। इसके बाद बृहद हिमालय को देख लेते हैं। बृहद हिमालय क्या कहलाता है, तो बृहद हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है। यानी बृहद हिमालय क्या, सबसे प्राचीन श्रेणी, जिसका निर्माण ओलिगोशिन युग में हुआ। इसका निर्माण किस युग में हुआ है, ओलिगोशिन युग में जो है बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। बृहद हिमालय स्थित एवरेस्ट पर्वत, यानी बृहद हिमालय स्थित एवरेस्ट पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यानी याद रखना है कि एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जो है, ये विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो 8,848 मीटर यानी 9 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर 848 मीटर जो है यह एवरेस्ट है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो बृहद हिमालय पर स्थित है, और यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है एवरेस्ट। याद रखना है कि बृहद हिमालय के अंतर्गत प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें एवरेस्ट है 8,848 मीटर, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा है। ये सारी जो चोटियां हैं ये बृहद हिमालय के अंतर्गत हैं। बृहद हिमालय से मध्य हिमालय यानी मेन सेंट्रल ट्रस्ट द्वारा अलग होता है। यानी बृहद हिमालय से मध्य हिमालय जो है, यानी तीसरा भाग मध्य हिमालय, वो किससे अलग होता है, तो मेन सेंट्रल ट्रस्ट द्वारा अलग होता है। अनेक दर्रे मिलते हैं, यानी देखें यह जो आपका बृहद हिमालय में अनेक दर्रे मिलते हैं, उनका नाम देखें तो बुर्जिला दर्रा कश्मीर में है, जोजिला दर्रा लद्दाख में है। यह इनको याद रखना है कि पहले जम्मू कश्मीर में जोजिला भी था, लेकिन यह अब लद्दाख में है। बारह लापचा ला सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, यानी दोनों ही जो ला से हैं सिपकिला और बारह लापचाला हिमाचल प्रदेश एचपी में, थांगला उत्तराखंड में और नाथुला जेलेपा सिक्किम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिक्किम के जो दर्रे हैं जो नाथुला और जो है जेलेपा कहाँ पर है, सिक्किम में, जो कि बृहद हिमालय के अंतर्गत ये दर्रे महत्वपूर्ण हैं। इसका भाग मध्य हिमालय, इसको समझ लें तो इसका निर्माण मुख्यतः
संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। मध्य हिमालय का मध्य हिमालय में पीर पंजाल 3494 मीटर, धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं स्थित हैं। कहाँ पर? मध्य हिमालय में। कश्मीर घाटी यानी इसमें घाटियाँ कौन कौन सी पाई जाती है मध्य हिमालय में? तो कश्मीर घाटी, कांगड़ा, कुल्लू घाटी इसी क्षेत्र में स्थित हैं। लघु हिमालय शिवालिक से, यानी ये मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी मध्य हिमालय को देखें, हिमालय के जो पार्ट के रूप में हम देख रहे हैं, तो ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और बृहद हिमालय जो महान हिमालय है। तो जो लघु हिमालय है यह देखें तो लघु हिमालय शिवालिक से, यानी आखिरी जो नवीन है, किससे अलग होता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। जबकि हमने देखा था कि यह जो आपका था, जो अलग हो रहा था आपका बृहद हिमालय से मध्य हिमालय जो है मेन सेंट्रल ट्रस्ट द्वारा अलग हो रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बनिहाल एवं पीर पंजाल दो प्रमुख पास या दर्रे हैं। यानी इसमें मध्य हिमालय या लघु हिमालय में जो है बनिहाल दर्रा है और पीर पंजाल दर्रा है। ये ध्यान दें कि जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में है और पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू से श्रीनगर जवाहर सुरंग इसी में यानी बनिहाल दर्रे में है। ये श्रीनगर से गिलगित को जो है बनिहाल दर्रा जोड़ता है। तो ये जो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय संबंधित। इसके बाद शिवालिक या बा हिमालय जो कि नवीन ये हिमालय का भाग, इसको देखें तो हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है था। इसके निचले भाग को तराई कहते हैं, यानी इसके निचले भाग को तराई कहेंगे। और ये सबसे नवीन एग्जाम पूछता है सबसे हिमालय का सबसे नवीन भाग क्या है, तो बा हिमालय या शिवालिक है। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में फैले समतल मैदान को भाबर कहते हैं। यानी भाबर क्या है, तो शिवालिक क्षेत्र में गिरिपथ क्षेत्र में फैले समतल मैदान जो हैं वो भाबर कहलाते हैं। पश्चिम को यानी हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक, हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक यानी हिमालय का विस्तार देखें तो यह जो भारत की उत्तरी सीमा है, जो भारत के सिर पर सिरमौर का काम, मुकुट का काम हिमालय करता है। तो हिमालय का पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी यह आपका पश्चिम है, ये पूर्व है, यानी यह आपका वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ऊपर जो नॉर्थ है साउथ है। तो हिमालय का पश्चिम से पूर्व तक नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। अक्सर एग्जाम पूछता है। तो पंजाब हिमालय कहाँ तक है? सतलज और सिंधु के बीच में, सतलज और सिंधु के बीच में जो है वह पंजाब हिमालय है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच में, सतलज और काली नदी के बीच में जो कुमायूं हिमालय है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच जो उसको जो है नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और चौथा जो इसमें है असम हिमालय है, यह तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में असम हिमालय पाया जाता है, या उसका वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर है? सीमाओं के आधार पर, नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर जो है हिमालय पर्वत को पश्चिम से पूर्व की तरफ में वर्गीकृत किया गया है। अक्सर यहाँ पूछता है कि पंजाब हिमालय कहाँ तक है, तो सतलज और सिंधु के बीच में है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है। और जबकि असम हिमालय जो है ये तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में। नोट में देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये हिमालय क्या सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। इसके बाद देखें दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। अक्सर एग्जाम पूछता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, जो इसमें जो दर्रे हैं, यानी जो दर्रे हैं ये नोटेड पॉइंट में है कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा। नोट में दूसरा पॉइंट देखें तो जो दर्रे हिमालय पर्वत में जो दर्रों को हमने देखा उसमें दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ हम जाएंगे। यानी ये देखें तो ये साउथ है और यह नॉर्थ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, यानी दक्षिण से लेकर के उत्तर की तरफ चलेंगे, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जो दर्रे मिलेंगे उसमें सबसे नीचे जो होगा पीर पंजाल होगा, इसके ऊपर जास्कर होगा, इसके बाद इसके ऊपर लद्दाख होगा, और सबसे ऊपर जो होगा उत्तर में वो काराकोरम होगा जो कि लद्दाख में है। और लद्दाख दर्रा, जास्कर दर्रा और पीर पंजाल है। पीर पंजाल को हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में है। अक्साई चीन देखें, अक्साई चीन लद्दाख पठार का भाग है। अक्साई चीन पर देखें तो चीन का कब्जा है वर्तमान में। जैसे कि POK देखें, पाक अधिकृत कश्मीर है जो कि भारत का अभिन्न अंग है। यह देखें तो पाकिस्तान द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया है और अक्साई चीन को पाकिस्तान द्वारा चीन को दे दिया गया है। हालांकि भारत का ये अभिन्न अंग हैं और सदैव रहेंगे। भारत की मांग है कि हमारे जो कब्जे हैं ये भारत को दे दिया जाए। हालांकि UNO में जाने के कारण ये मुद्दा जो पेचीदा, अन्यथा यह भारत का अंग है, इनको जो है भारत को शांतिपूर्वक दे देना चाहिए। भारत और चीन और पाकिस्तान दोनों को। इसी से जो है
देखें तो संपूर्ण जो भारतीय महाद्वीप है या विश्व में शांति हमेशा के लिए कायम हो सकती है या होनी चाहिए। तो अक्साई चीन जो है लद्दाख पठार का भाग है, ध्यान देना। इसके बाद पटकाई पहाड़ियाँ देखें कौन कौन सी हैं, यानी पटकाई पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। तो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न हैं। यानी पटकाई पहाड़ियाँ किससे संलग्न हैं, तो असम से हैं, मणिपुर से, मेघालय से, मिजोरम और नागालैंड से। सेवन सिस्टर जो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों उसमें देखें तो ये कुल मिलाकर 5 राज्यों से संलग्न पटकाई पहाड़ियाँ हैं। गारो खासी जयंतीय पहाड़ियाँ मेघालय में अवस्थित हैं। मेघालय भारत का जो राज्य पूर्वोत्तर राज्य सेवन सिस्टर में से मेघालय में गारो खासी और जयंतीय पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। हिमालय का विस्तार देख लेते हैं तो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अलावा असम और पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों तक फैला हुआ हिमालय। यानी राज्यों में देखें कितने राज्यों में हिमालय का विस्तार है, तो जम्मू कश्मीर यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 12 जो है पहाड़ी राज्यों तक जो हिमालय पर्वत फैले हुए हैं। इसके बाद इसमें देखें कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के अंतर्गत इसमें क्या शामिल आते हैं। तो महत्वपूर्ण श्रेणी का, यानी जो इसमें श्रेणियां हैं, इंपॉर्टेंट श्रेणियां, महत्वपूर्ण श्रेणी का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम। अब ये हमने देखा एक पहाड़ी का जो यानी दर्रों को देखा हमने, जो उत्तर से दक्षिण यानी नीचे से ऊपर तक हम चले थे। और अब हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण श्रेणी है उसका पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम का मतलब दाहिने से बाएं की तरफ, यानी इधर पूर्व होगा तो ये पश्चिम होगा, इधर दाहिना है तो इधर बायां है। तो जब चलने पर पहाड़ियों का क्रम क्या बनेगा, तो सबसे पूर्व में जो होगा कंचनजंगा है, उसके बाद मकालू है, इसके बाद एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है और सबसे पश्चिम में जो धौलीधरी है। यानी कंचनजंगा के पश्चिम में मकालू, मकालू के पश्चिम में एवरेस्ट, एवरेस्ट के पश्चिम में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के पश्चिम में जो धौलागिरी है। सबसे पश्चिम में जो इन पहाड़ियों में धौलागिरी है और सबसे पूर्व में कंचनजंगा है। इसके बाद इसमें देखें तो सिंधु नदी घाटी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है, अवस्थित है। यानी सिंधु नदी देखें तो यह कहाँ पर, जास्कर एवं सिंधु नदी घाटी जो जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में पाई जाती है। यानी फूलों घाटी किसको कहते हैं, उत्तराखंड कहते हैं। और एक कहाँ पाई जाती है, कुमायूं हिमालय की पाई जाती है। कुमायूं हिमालय क्या हमने देखा था कि नदी घाटियों के हिसाब से कुमायूं हिमालय कौन था, तो कुमायूं हिमालय आप देख सकते हैं कि यह सतलज और काली के बीच है। सतलज और काली के बीच जो कुमायूं हिमालय है। और कुमायूं हिमालय में क्या है, यह फूलों की घाटी पाई जाती है। तो यहाँ पर देखें तो कश्मीर घाटी की उत्तरी, यानी कश्मीर घाटी की उत्तरी और दक्षिणी सीमा जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियों द्वारा निर्धारित होती है। यानी कश्मीर घाटी की उत्तरी सीमा क्या है, जास्कर है, और दक्षिणी सीमा क्या है, पीर पंजाल द्वारा निर्धारित है। यानी पीर पंजाल इसकी दक्षिणी सीमा, उत्तरी सीमा क्या है, जास्कर, कश्मीर घाटी की। बुग्याल और बयार घास क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। यानी बुग्याल और बयार जो घास उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। बनिहाल दर्रे से ज्वार सुरंग निकलती है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, इसको हमने देख लिया था पूर्व में। दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों को देखते हैं। यानी दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों को समझें तो प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना भूमि के टूटते अप्रवाह के कारण बने। यानी प्रायद्वीपीय भारत किससे बना है, गोंडवाना भूमि के टूटते अप्रवाह से बना है। इस पठार के 2 मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। यानी इस पठार के मुख्य 2 भाग हैं, पहला तो मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार आता है इसके अंतर्गत। इसके बाद इसमें देखते हैं तो ये अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी को देखें तो ये कहाँ पर है, यानी कहाँ तक विस्तार है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में करीब 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई अरावली पर्वत श्रेणी। इसकी सर्वोच्च चोटी यानी अरावली की सर्वोच्च चोटी क्या है, गुरु शिखर है तथा यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है, अरावली है। अवशिष्ट पर्वत या रेडिड्यूसल माउंटेन किसे कहते हैं, तो ये पर्वत जो ये होते हैं, जैसे अवशिष्ट पर्वत को यदि समझ लें, हालांकि वर्ड ज्योग्राफी हमने समझ लिया विस्तार से, लेकिन यहाँ पर इसको ऐड करते हैं तो ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा भी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत में ये सारे। इसके बाद सियरा स्पेन में, गैसा अनबोटे अमेरिका में जो है, यह अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। आगे इसमें देखते हैं तो दिल्ली के निकट इसे रायसीना पहाड़ी की संज्ञा दी जाती है।
यानी अरावली पर्वत देखें हमने ये कहाँ से है, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा और दिल्ली यानी 4 राज्यों से इसका विस्तार 800 किलोमीटर था। जब ये दिल्ली के निकट पहुँचती है अरावली पर्वत श्रेणी, तो इसको रायसीना पहाड़ी की संज्ञा दी जाती है, नाम से इसको संबोधित किया जाता है। इसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ियाँ देख लेते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ी देखें तो दक्कन पठार का भाग, यानी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ क्या हैं, दक्कन पठार का भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, यानी सतपुड़ा की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ तक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। धूपगढ़ चोटी इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, यानी सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ की चोटी है। और हमने देखा यहाँ पर जो है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सर्वचोटी गुरु शिखर है, और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण के अंतर्गत यह था। और इसमें धूपगढ़ की चोटी किससे संबंधित है, जो सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की पहाड़ियों से संबंधित है। इसके बाद दक्षिण के पठार में देख लेते हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित हैं। दक्षिण के पठार जो है उसके पूर्वी भाग पर पूर्वी घाट और पश्चिमी भाग पर पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट को समझ लेते हैं। तो पश्चिमी घाट का विस्तार किस प्रकार से इसको समझते हैं, तो पश्चिमी घाट जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैला हुआ है। यानी कुल कितने राज्यों में देखें तो कुल मिलाकर 6 जो भारतीय राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार है। यानी 6 भारतीय राज्यों में कौन कौन से हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक पश्चिमी घाट का विस्तार है, यानी फैला हुआ है। अरावली, विंध्याचल पूर्वी घाट की तुलना में हिमालय नवीनतम पर्वत है। यानी याद रखें कि अरावली जो है, इसके बाद विंध्याचल और पूर्वी घाट की तुलना में हिमालय क्या है, यह नवीनतम पर्वत है। यानी ये हिमालय से भी पुराने कौन से हैं, अरावली है, विंध्याचल और पूर्वी घाट हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट के अंतर्गत हमने देखा भारत के जो 6 राज्य संबंधित थे, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना था। पूछा जाएगा कि सह्याद्री क्या है, तो ये पश्चिमी घाट ही है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो कि केरला में है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, यह चोटी अनाईमुड़ी जो केरला में है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी है। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के समानांतर विस्तृत हैं। नल्ला मलाई की जो पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के समानांतर विस्तृत हैं। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में, यानी पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय तथा जाविड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। पूर्वी घाट जो है उसके दक्षिण पश्चिम में क्या है, शिवराय की पहाड़ियाँ तथा जाविड़ी पहाड़ियाँ स्थित हैं। यानी पूर्वी घाट की पहाड़ियों पूछेगा तो शिवराय और जाविड़ी है, या यूँ पूछे शिवराय या जाविड़ी कहाँ पर है, तो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं जो उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार के विशेषता के रूप में, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता के रूप में दक्कन ट्रैप काली मृदा है जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। दक्कन ट्रैप क्या है, ये काली मृदा है जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है और ये प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है। कार्डामम पहाड़ियाँ, यानी कार्डामम पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम घाट के केरल एवं तमिलनाडु में अवस्थित है। इन पर इलायची की खेती की जाती है। यानी इलायची की खेती कहाँ की जाती है, तो केरला और तमिलनाडु में। कहाँ पर, कार्डामम पहाड़ियों में, जो कि केरला एवं तमिलनाडु में अवस्थित है। यह पहाड़ियाँ के इलायची के लिए प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है। यानी नीलगिरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और है क्या, पर्वत ग्रंथि है। यहीं पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ पर होता है, तो नीलगिरी पर होता है, जो कि पर्वत ग्रंथि है, तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दुद्दा बेटा है। नीलगिरी में देखें तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर क्या है, दुद्दा बेटा है। नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट दर्रा अवस्थित है। नीलगिरी जो है इसके दक्षिण में, नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट दर्रा अवस्थित है। पालघाट के दक्षिण में अनाईमुड़ी पर्वत ग्रंथि अवस्थित है। यानी पालघाट के दक्षिण में जो है अनाईमुड़ी पर्वत ग्रंथि अवस्थित है। अन्नामलाई दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। यानी दक्षिण भारत में सर्वोच्च जो शिखर है वो अन्नामलाई है। इसके बाद इसमें देखते हैं तो अन्नामलाई के दक्षिण में, यानी अन्नामलाई के भी दक्षिण में कार्डेम यानी इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं। यानी अन्नामलाई जो सर्वोच्च चोटी है दक्षिण भारत की, उसके दक्षिण में कार्डेम की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे इलायची की पहाड़ियों के नाम जानते हैं, इलायची की पैदावार होती है। कार्डेम पहाड़ियों के दक्षिण में नांगर कोयल की पहाड़ियाँ, यानी कार्डेम पहाड़ियों के क्या दक्षिण में, इन नांगर कोयल की पहाड़ियाँ हैं। यानी इसके क्रम को देखें इस प्रकार से जो है, उत्तर और दक्षिण के क्रम के हिसाब से देखें तो सबसे उत्तर में क्या है, तो सबसे उत्तर में नीलगिरी है। जहाँ पर देखें तो नीलगिरी में जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी में होता है और इसकी सर्वोच्च चोटी दुद्दा बेटा है। इसके नीचे यानी नीलगिरी के दक्षिण में जो है पालघाट है
और पाल घाट के जो दक्षिण में अन्नामलाई है, और अन्नामलाई के दक्षिण में देखें तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं, और यहीं पे इलायची या इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पैदावार होता है। और कार्डेमम या इलायची पहाड़ियों के भी दक्षिण में देखें तो नागरकोल की पहाड़ियाँ। इस प्रकार से उत्तर यानी एक क्रम पूछेगा कि इनके क्रम व्यवस्थित कीजिए दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और उत्तर से दक्षिण कहेगा तो इस प्रकार से इस क्रम को इसको व्यवस्थित कर सकते हैं इन पहाड़ियों को इस क्रम में, यानी सबसे उत्तर में नीलगिरी की पहाड़ी और इसके सबसे दक्षिण में नागरकोल की पहाड़ी है। इसके बाद पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से कि पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों के उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो सबसे पहले जो आता है थाल घाट है, थाल घाट के नीचे या दक्षिण में भोर घाट है, और भोर घाट के नीचे पाल घाट है, और सबसे नीचे जो सेनकोट्टा है, यानी सबसे उत्तर में इन पहाड़ियों में देखें तो थाल घाट है, और सबसे नीचे सेनकोट्टा यानी सबसे दक्षिण में सेनकोट्टा जो है दर्रे हैं। इसमें ध्यान दें कि जो थाल घाट है यह महाराष्ट्र में, यानी थाल घाट और भोर घाट जो है, थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में है। थाल घाट के बारे में देखें तो यह नासिक से मुंबई को जोड़ता है, यानी थाल घाट नासिक से मुंबई को जोड़ता है। और भोर घाट जो यह है जो महाराष्ट्र में है यह मुंबई से पुणे को जोड़ता है, यानी इसके संपर्क मार्ग हैं। इसके बाद दो ये जो दर्रे हैं ये केरला में पाए जाते हैं। पाल घाट देखें तो कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है, और सेनकोट्टा या सेनकोट जो है त्रिवेंद्रम से मदुरई को जोड़ता है और सेनकोट्टा जोड़ता है। और इसमें नोटेड पॉइंट देखेंगे जो पश्चिमी घाट को हमने देखा, पश्चिमी घाट जो है उसको डिफाइन यदि करना चाहें तो पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी यानी केप कोमरिल तक लगभग 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ जो भाग है वह पश्चिमी घाट है। कहाँ से, यानी ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। पश्चिमी घाट के प्रमुख चोटियों को हमने देख लिया था, यानी पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण चोटियों के अंदर देखें तो केंद्रमुख है, पुष्यगिरी है, इसके बाद जो आपका कलशुआई है, साल्हेर है, इसके बाद देखें तो नीलगिरी आती है, और हरिश्चंद्र जो पहाड़ियाँ हैं ये पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। और इसमें ध्यान देना यह है, हालांकि हमने उस पर चर्चा किया था कि नीलगिरी में पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से जुड़कर एक पर्वत घाट यानी नीलगिरी बनाते हैं, जिसका उच्चतम बिंदु अनाईमुड़ी था जो 2695 मीटर है, यानी अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अन्नामलाई है इसी पर स्थित है। पूर्वी घाट की चोटी में हमने देखा था कि अरोया, कोड़ा, देओडी मुंडा और श्रृंगा राजू जो है ये सारी जो है पूर्वी घाट की चोटियाँ हमने देख लिया। अनाईमुड़ी यानी अनाईमुड़ी को देखें तो अनाईमुड़ी या अनाईमुड़ी के उत्तर की ओर जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, और उत्तर पूर्व की ओर देखें तो पलानी की पहाड़ियाँ हैं जो तमिलनाडु में है, और 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। अनाईमुड़ी देखें तो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु, इसके दक्षिण की ओर इलायची या काडाम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और सबसे नीचे कोडाई कोनाल की पहाड़ी पाई जाती है जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, यानी यहाँ देख सकते हैं, इसको हमने देखा नागरकोल में यह है। तो ये सब इसमें महत्वपूर्ण रूप से रहा। कहने का ऐसा हुआ कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी को हमने देखा कि जो अनाईमुड़ी है जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई हमने देखा 2695 या 2695 मीटर है। ये आगे देख लेते हैं पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से कि पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण ऊपर से नीचे किस प्रकार से है। तो सबसे उत्तर में जवादी है, उसके नीचे यानी उसके दक्षिण में शिवराय है, उसके दक्षिण में उसके नीचे नलमलाई है, और उसके नीचे पालकोंडा, और सबसे नीचे सबसे दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट के। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी विशाखापट्टनम में, यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, विशाखापट्टनम में है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत के प्रमुख दर्रों को देख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जोजिला दर्रा क्या है, श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, यानी लेह क्या है, लद्दाख की राजधानी है। तो यहाँ देख सकते हैं श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, दोनों राजधानियों को जो जोड़ता है, जम्मू कश्मीर की राजधानी और लद्दाख की राजधानी को जोजिला दर्रा जोड़ रहा है। हाल ही में निर्मित अटल टनल यानी 9.02 किलोमीटर का निर्माण रोहतांग दर्रे में हुआ है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है।
इसके बाद देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिसमें ला जुड़ा हुआ है, थांगा ला माना नीति लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर और कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। यानी इसमें किससे, थांगा ला माना नीति और लिपुलेख दर्रा से क्या होता है, मानसरोवर और कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। यानी ये सारे दर्रे देखें जो है उत्तराखंड में है। यानी थांगा ला माना नीति और लिपुलेख जो दर्रा ये कहाँ संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है और यहाँ से मानसरोवर कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। आगे इसमें देख लेते हैं भारत के प्रमुख ग्लेशियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा है। यानी आरओ का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों में देखें ये अपर पीटी के लिए भी फेवरेट क्वेश्चन रहा उत्तर प्रदेश के। इसमें भारत के प्रमुख ग्लेशियर को देख लेते हैं। लंबाई अक्सर पूछता है, तो देखें भारत के प्रमुख ग्लेशियर में ग्लेशियर अवस्थिति इसकी लंबाई क्या है, तो सियाचिन देखें जो ग्लेशियर है कराकोरम पहाड़ी पर स्थित है और इसकी लंबाई 76.64 किलोमीटर है। इसके बाद बियाफो है कराकोरम में 60 किलोमीटर है। इसके बाद इस बार देखें कराकोरम में 61 किलोमीटर है। इसके बाद बाल्टेरो देखें कराकोरम में 58 किलोमीटर है। इसके बाद यह चोगो लुंगमा कराकोरम में 50 किलोमीटर है। खोर्दो जोन कराकोरम में 41 किलोमीटर। रीमो कश्मीर में, यानी प्रथम 6 देखें तो यह जो आपके कराकोरम श्रेणी में ही है ये जो, और सबसे जो लंबा ये कराकोरम में ही है। दूसरा जो कराकोरम में हिस्पार है 61 है। इसके बाद तीसरा बयाफो यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद देखें कश्मीर में जो है 2 हैं, रीमो और पुन्ना है, 40 और 27 किलोमीटर लंबाई। गंगोत्री उत्तराखंड में 26 किलोमीटर है। जेमू सिक्किम नेपाल में 25 किलोमीटर। ये अक्सर पूछता है। ये ससाइनी देखें कराकोरम में ही है और इसकी लंबाई देखें तो 17.85 किलोमीटर। रूपल कश्मीर में 16 किलोमीटर और दिया मीर कश्मीर में 11 किलोमीटर। तो इसको भी नीचे दिया है क्रम से हिसाब से, लंबाई के हिसाब से इसको एडजस्ट किया है। तो 17.85 किलोमीटर ससाइनी है। ससाइनी और इसका पूछा था कि सियाचिन में सबसे लंबा कौन है, तो यहाँ देखा जा सकता है कि सबसे लंबा सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर है। अब अगले टॉपिक पे चलने से पूर्व थोड़ी सी जानकारी ऐड कर लेते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। कुछ और जानकारी इसमें हमने हिमालय को जो है समझने का प्रयास किया था विस्तार से, तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। तो ध्यान दें कि जो अरावली की पहाड़ियाँ थीं जो कि राजस्थान में है, तो अरावली की पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। अरावली जो पहाड़ी थी इसके जो राजस्थान में है कि पूर्व में बनास नदी निकलती है। और सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हमने देख लिया था, पश्चिम से माही एवं लूनी नदियां निकलती हैं। यानी अरावली पर्वत देखें, अरावली पर्वत को हमने देख लिया था। यानी यहाँ पर अरावली पर्वत ये है, इसका हमने विस्तार वहाँ पे किया था। तो अरावली पर्वत की पहाड़ी हमने देखा जो राजस्थान में है, यानी राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा इत्यादि में। इसके बाद रायसीना पहाड़ी सोकत हमने विस्तार समझा। तो अरावली पर्वत की पूर्व की ओर क्या है, बनास नदी निकलती है और सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हमने देख लिया था। पश्चिम से माही नदी एवं लूनी नदियाँ निकलती हैं। लूनी नदी कच्छ के रूप रण में गायब हो जाती है। नोट वैसी नदी जो जमीन में लुप्त हो जाती हैं वो रिवर ऑफ एम्फेंट कहलाती हैं, यानी जमीन में लुप्त होने नदियाँ कहलाती है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। इसमें चंबल व बेतवा नदियाँ निकलती हैं मालवा पठार से। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इसके बाद मैकाल का पठार जो छत्तीसगढ़ में है, इसमें देखें इसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। पुरानी चट्टानों का बना ब्लॉक पर्वत है मैकाल पठार। इसके पश्चिम यानी मैकाल पर्वत के पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी और उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। मैकाल पर्वत पठार जो छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद छोटा नागपुर पठार स्थित, यानी छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार भी आता है। इस संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर खनिज भंडार की दृष्टि से इसको कहते हैं। यह भारत का सबसे संपन्न मतलब पठार है कहा जाता है। और ध्यान दें कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। कारण यहाँ कोयला खनन औद्योगिक संस्थान यहाँ पर अधिक है। तो भारत का रूर क्या हमने देखा, छोटा नागपुर पठार कहा जा रहा है खनिज भंडार की दृष्टि से। और विश्व का रूर जर्मनी को कहा जाता है। इसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ियों को हमने देख लिया था। ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। यानी सतपुड़ा पहाड़ी हमने देखा यहाँ पर है। इसके पूर्वी हिस्से से क्या निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है जो कि पश्चिमी घाट की उत्तरी सीमा है, ताप्ती नदी। अब आगे इसमें देख लेते हैं भारत के प्रमुख पठार को। अब जल्दी से इसमें इसके नोट्स के माध्यम से ही बताते हैं। तो भारत के प्रमुख पठार देखें तो डक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिस्टेशियस युग में लगभग 146 मिलियन वर्ष हुआ था। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है, इसमें विस्तार समझ लिया।
दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश फैला हुआ है। अक्सर यहाँ पूछा जाता है। ये राज्य लोक सेवा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस में कई बार पूछा हुआ है कि दंडकारण्य क्षेत्र किसके अंतर्गत, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड और पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। इसको भी समझिए विस्तार से। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है तथा भ्रंश के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालवा गैप द्वारा पृथक होता है। ध्यान देना, मालवा गैप से कौन पृथक होता है, मेघालय का पठार। कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का तटीय क्षेत्र को जल्दी से इसमें देखते हैं तो भारत की तटरेखा 7516.6 किलोमीटर यानी 7516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य स्थित हैं। इसको मैंने ऊपर ही समझ लिया था। 9 राज्यों में कौन सबसे तटरेखा राज्यों में गुजरात है सर्वाधिक, इसकी महाराष्ट्र, गोवा है, गोवा की न्यूनतम है। इसके बाद कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। तो ये भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़े हुए हैं और भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को भी ऐड कर दें तो सबसे लंबी तटरेखा जो हो जाएगी वह अंडमान निकोबार द्वीप की हो जाएगी। भारत के 4 संघ राज्य क्षेत्र हैं। भारत के 4 संघ राज्य क्षेत्र जिसमें दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार की सीमाएं भी समुद्र से मिलती हैं। तो ध्यान दें, भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई के तट से मापा जाता है। अक्सर यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अक्सर पूछा जाता है भारत का औसत समुद्री तल कहाँ से मापा जाता है, चेन्नई तट से मापा जाता है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में हिंद महासागर के लिए रत्नाकर का प्रयोग किया जाता है। यानी रत्नाकर किसको कहा गया है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर किसको कहा गया, तो हिंद महासागर द ग्रेट इंडियन ओशन को कहा गया है। यानी भारत के नाम पर यह रखा जाने वाला एकमात्र महासागर है 5 महासागरों में हिंद महासागर। तटों का सर्वाधिक अपरदन समुद्री लहरों से होता है। तटों का सर्वाधिक अपरदन किससे होता है, समुद्री लहरों से होता है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। यानी इसको हमने समझ लिया था EEZ क्या होता है। यानी EEZ का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 समुद्री मील तक होता है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट मिलती है संबंधित देश को। इसके ऊपर देखें तो यानी सबसे पहला देखें तो हमने देखा था कि वह सबसे पहला जो भाग होता है भारत यानी किसी भी देश की प्रादेशिक या समुद्री सीमा होती है और यह 12 समुद्री मील या नॉटिकल माइल तक की दूरी होती है। इसमें संपूर्ण अधिकार उस देश का होता है। इसके बाद दूसरा भाग जो आता है 24 समुद्री मील तक होता है, नॉटिकल माइल तक होता है। इसको अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं। इसमें साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली, आवृत्ति अधिकार संपूर्ण उस देश को प्राप्त है। 3 भागों में बटा हुआ है, 12 किलोमीटर का भाग, 24 किलोमीटर और 200 किलोमीटर का भाग ये बटा होता है। पुलकट झील में श्रीहरिकोटा स्थित है। यानी पुलकट झील देखें तो इसमें क्या है, श्रीहरिकोटा स्थित है। यहीं से भारत के जो है सैटेलाइट प्रक्षेपण किए जाते हैं, यानी उपग्रह इत्यादि प्रक्षेपित किए जाते हैं। श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहीं पर पुलकट झील है। यानी इसमें याद रखें कि जो पुलकट झील इसी द्वीप यानी जो द्वीप है श्रीहरिकोटा एक द्वीप है, तो पुलकट झील इसी द्वीप पर समुद्र से विलग है। लैगून झील जो ये पुलकट झील है ये एक लैगून झील है। इसमें नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। यानी श्रीहरिकोटा क्या है, प्रवाल निर्मित द्वीप है जो नेल्लौर के निकट है। और यह पुलकट क्या है, एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश का मतलब ये देखें तो यह इसको कह सकते हैं कि यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। यह पुलकट जो झील है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसमें याद रखें एक कोलोरी झील भी होती है। कोलोरी झील जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पर यह जो कोलोरी झील है कि तटीय भाग में पाई जाती है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी पर जो है यह कोलोरी झील है आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे इसमें देखते हैं तो यह देखें व्हीलर द्वीप समूह को डॉक्टर अबुल कलाम आजाद द्वीप कहते हैं। यानी देखें तो यह उड़ीसा तट पर व्हीलर द्वीप है, इसको डॉक्टर अबुल कलाम आजाद द्वीप नाम दे दिया गया है। आगे इसमें देखते हैं तो इससे संबंधित और यहाँ पर देख लें भारत का एक खूबसूरत मैप को यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ यह कोंकण तट है, मालाबार तट है, उत्कल तट है, कांके नाडा तट और कोरोमंडल तट है। भारत के यहाँ देखें तो 28 राज्य 8 केंद्र से प्रदेशों को देख सकते हैं। जैसे पड़ोसी राज्यों को हम देख सकते हैं, पड़ोसी जो भारत के देश हैं उसमें देखें तो जो हमने देखा था कि 9 जो देश हैं वो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें 7 मुख्य भूमि के साथ और 2 समुद्री सीमा साझा करते हैं। वैसे समुद्री के रूप में 7 साझा करते हैं, लेकिन मुख्य भूमि और
दोनों के साथ 3 देश शामिल हैं इसमें जो साझा करते हैं। तो यहाँ पड़ोसी देशों को हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखें तो भारत से अलग होकर, हालांकि अखंड भारत में पाकिस्तान भी शामिल था, लेकिन यहाँ जो है पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ये चीन है, ये अफगानिस्तान है, और इसके बाद ये म्यांमार है, ये श्रीलंका है, और यहाँ मालदीव देखा जा सकता है। और ये भारत के जो 28 राज्य हैं इसमें क्रमशः उत्तर से, यानी यहाँ पर देख सकते हैं भारत के जो 28 केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत देखें तो जो अभी नवीन 31 अक्टूबर 2019 से बनाया गया था, उसमें ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर जो स्टेट ये आपके आते हैं, इसमें सिक्किम ये है, सिक्किम ये आपका रहा। इसके बाद यहाँ ये भूटान है, और ये नेपाल है, और ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश रहा। और भारत के सर्वाधिक बड़े राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो पहले स्थान पर हमने देखा था ये राजस्थान है, दूसरे स्थान पर ये मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर ये महाराष्ट्र है, चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश था। तो ये सारे राज्यों को देखा जा सकता है। सारे राज्यों में देखें तो यहाँ से तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, और यहाँ पर देखें तो ये आपका यहाँ से देख सकते हैं ये वेस्ट बंगाल, और ये झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, और ये बांग्लादेश है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सिक्किम रहा, और ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, और यहाँ नागालैंड, मणिपुर, यानी ऊपर ये आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय इत्यादि हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्तराखंड है, और ये हरियाणा है, ये पंजाब है, और ये हिमाचल प्रदेश है। तो भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो ये अंडमान द्वीप समूह, जिसको तटरेखा देखें तो सर्वाधिक तटरेखा ही है, और इसमें भारत के मुख्य भूमि से जुड़े राज्यों में देख सर्वाधिक तटरेखा गुजरात की है। तो ये सारी जानकारी हम अभी नोट्स के माध्यम से इसमें देखने का प्रयास किए थे। तो सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। आगे इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो है यानी द्वीप को देख लेते हैं। तो भारत में 2 द्वीप स्थित हैं, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। यानी दोनों जो द्वीप हैं वो अलग किससे होते हैं? 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। अंडमान द्वीप समूह पर सर्वोच्च, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडमान द्वीप समूह पर सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है। यानी अंडमान जो द्वीप है उस पर सर्वोच्च शिखर क्या है? सैंडल पीक। अक्सर एग्जाम पूछता है। बैरन द्वीप अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी बैरन द्वीप है, जो कि यह देखें तो सुषुप्त ज्वालामुखी है, यानी यहाँ ज्वालामुखी ये बैरन द्वीप थी। यह दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हमने सुषुप्त कर दिया, सक्रिय ज्वालामुखी जो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति, यानी अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकानयोमा के विस्तार से हुई है। यानी अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई? तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकानयोमा के विस्तार से हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख जल अंतराल, यानी नाम जो डिग्रियां हैं किनको अलग करती है। हमने देखा कि यहाँ जो है ये 10 डिग्री के चैनल द्वारा क्या होता है, अंडमान और निकोबार अलग होते हैं। तो इससे पूर्व 8 डिग्री चैनल भी होता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, और 9 डिग्री चैनल देखें तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है, और 10 डिग्री चैनल को हमने देख लिया कि ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। इसके बाद ग्रैंड चैनल आता है, सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य जो है ग्रैंड चैनल के नाम से जाना जाता है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। डंकन पास देखें तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। कोको स्ट्रेट देखें तो कोको द्वीप म्यांमार व उत्तर अंडमान के मध्य है। पाक खाड़ी देखें तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य है। लक्षद्वीप सागर देखें तो लक्षद्वीप और मालाबार के तट पर है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। आगे इसमें देखते हैं तो लक्षद्वीप का निर्माण छोटे प्रवाल द्वीपों से हुआ है। प्रवाल पालिक्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी होते हैं। प्रवाल पालिप्स क्या होते हैं? कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है। प्रवाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल, वित्तीय प्रवाल, वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ये प्रवाल रोधिका है का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित, लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन दीवी तथा सबसे दक्षिणी द्वीप समूह मिनिकॉय कहते हैं। लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है इसका सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन दीवी कहते हैं,
और लक्षद्वीप का सबसे जो दक्षिणी भाग समूह उसको मिनिकाय कहते हैं। अभी हमने देखा था कि जो है 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकाय से, मालदीव और मिनिकाय के बीच स्थित है। हमने देखा दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश यही मालदीव है। तो मालदीव और भारत का जो मिनिकाय है, जो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी भाग है, उसको 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है, हमने देख लिया। मिनिकाय 9 डिग्री चैनल द्वारा शेष द्वीपों से अलग होता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकाय और मालदीव के मध्य स्थित है। छोटे अंडमान द्वीप समूह पर ओंग जनजातियां पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ओंग जनजातियां कहाँ पाई जाती है? छोटे अंडमान द्वीप समूह पर पाई जाती है। नारकोंडम सुषुप्त एवं बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, यानी सर्वोच्च चोटी को याद रखना है। सर्वोच्च चोटी जो अक्सर पूछ देता है, तो इसमें याद रखें कि उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च, यानी उत्तर प्रदेश में जो सर्वोच्च चोटी है वह अमनसोद चोटी है, जो शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा है। देखा कि अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या है? सैंडल पीक। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल के लिए पूछा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अमसोद चोटी, जो शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा ये है। क्या उत्तर प्रदेश सबसे जो ऊंची चोटी जो अमसोद है वो 957 मीटर है। ये सहारनपुर में देखें, सहारनपुर में उत्तराखंड के बॉर्डर के पास जो एक पर्यटक स्थल है अमसोद चोटी, जो उत्तर प्रदेश सबसे ऊंची चोटी है। आगे इसमें देखते हैं तो डंकन पास छोटा अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के बीच है, यानी डंकन पास पूछा जा सकता है। डंकन पास कहाँ है? तो छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच स्थित है। इसके बाद पिग मिलेनियम पॉइंट, यानी इसका जो वर्तमान नाम इंदिरा पॉइंट है, इसको पिग मिलेनियम पॉइंट के नाम से जानते हैं, ग्रेट निकोबार पर स्थित है, यानी भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट ये इंदिरा पॉइंट या पिग मिलेनियम पॉइंट है। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मिट्टियों को देखते हैं, तो ये सारी जानकारी अगले लेक्चर में कवर करने का प्रयास किया जाएगा कि भारत में पाए जाने प्रमुख मिट्टियों को यहाँ देखा जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बल्कि यहीं पर इसको हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि आगे जो होगा वह आपका भारत की नदियाँ होगी, अगले लेक्चर में हम कवर करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, भारत में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टियों को देख लेते हैं। यहाँ देखें तो काली मिट्टी भारत में पाई जाने वाली, बल्कि इस पर ज़्यादा विस्तार कर देंगे अन्य सोर्स से, तो ये ज़्यादा लंबा, यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको लंबा करना होगा, तो ये अगले लेक्चर में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये सारी जानकारी अगले लेक्चर में देखी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।